वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 16 का एक और पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 16 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस इसके अंदर लिखे गए हैं। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी इजीनेस के लिए, कि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो। इसीलिए हम लोगों ने पहले पार्ट में करा था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। देन हम लोगों ने बात करी थी मिसकैरेज की, सेक्शन 304A की, 304B की, अबेटमेंट की और अटेम्प्ट की। आफ्टर दैट वी डिस्कस हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, उसके सारे ऑफेंसेस। देन हमने बात करी थी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, एंड उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है और असॉल्ट क्या होता है और उनके सारे सेक्शंस की। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, अननेचुरल ऑफेंसेस की। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और फोर्स पढ़ा था, तब भी हमने कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस करे थे, जैसे कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, अगर आप किसी वुमन को डिसरोब करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप वॉयरिज्म करते हो, आप स्टॉकिंग करते हो या सेक्सटॉर्शन करते हो। ये 5-6 ऑफेंसेस जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में ही आते हैं, ये हम लोग अपने पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं, जो था मेरा लेक्चर नंबर 35। आज के लेक्चर नंबर 36 में मैं यही कंटिन्यू करूंगी। मैं बेसिकली बात करूंगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, अननेचुरल ऑफेंसेस की, और सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे कि रेप के बारे में हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये आप सबके लिए रेलेवेंट है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है, एंड कई बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और लीगल एप्टीट्यूड का पेपर देने वाले हैं, तो करंट लीगल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और जब तक आपको पता ही नहीं है कि रेप क्या होता है, अननेचुरल ऑफेंस क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, वो करंट लीगल नॉलेज भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं लॉ की, उसके लिए फेमिलियराइजेशन होना बहुत जरूरी है। रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट इन टर्म्स से अवेयरनेस क्रिएट करना अपने आप के अंदर, अपने आप को ये पता करना कि हाँ ऐसी भी कोई टर्म है, बहुत जरूरी है अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं लॉ के लिए। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट है तब तो ये आपके लिए रेलेवेंट है ही, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में जरूर इन पोर्शंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 16 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है अगर आप अच्छे से एक बार इसको कर ले। तो जैसे आपको पता है कि मैं हर बारी आप लोगों के लिए काफी सारे एग्जांपल्स, काफी सारे केस लॉज लेके आती हूँ, एंड जो ये मोटे मोटे बोरिंग सेक्शंस होते हैं उनको क्रिस्प फॉर्म में, फ्लोचार्ट फॉर्म्स में हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टारगेट में हम लोग करेंगे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, जो हम लोगों ने पिछले सेशन में भी किया था। हमने क्या किया था, सेक्शन 354 किया था, 54, उसके बाद A टू लेके E तक हमने किए थे सेक्शन। तो उसी का कंटिन्यूएशन हम आज करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेप क्या होता है, पनिशमेंट फॉर रेप क्या होती है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ या फिर रिजल्टिंग इन अ वेजिटेटिव स्टेट जो कि 376A है, हम वो पढ़ेंगे। 376B पढ़ेंगे कि अगर जुडिशियल सेपरेशन या सेपरेशन हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एंड दे गेट इन्वॉल्व इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। 376 पढ़ेंगे कि जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो जो पर्सन है वो पर्सन है इन अथॉरिटी। इसको आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 354E पढ़ा था, सेक्सटॉर्शन में पढ़ा था, तब भी कोई पर्सन था इन अथॉरिटी या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कोई पर्सन था और वो क्या करता है, आपसे सेक्सुअल फेवर्स लेता है और क्या बोलता है कि मैं आपको इन रिटर्न कुछ फेवर करूंगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 376D में हम लोग गैंगरेप पढ़ेंगे। 376E में हम लोग रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोग बार बार सेम ऑफेंस करते हैं उनके साथ हम कैसे डील करेंगे। देन हम करेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड रेप, रेप क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस क्यों हो रहे हैं और क्या लीगल प्रोविजंस है रिलेटेड टू रेप, हम वो पढ़ेंगे। सेक्शन 376D और 376E हम लोग करेंगे गैंग रेप और रिपीट ऑफेंडर्स। और फिर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है और अननेचुरल ऑफेंसेस क्या होता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सेक्शंस है सेक्शन 370 वाले वो हम पढ़ेंगे और अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377 वाले वो भी हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन।
तो स्टूडेंट्स जब बात करते हैं कि हमने 354 पढ़ा था पिछले सेशन में, हमने क्या किया था, अगर आप असॉल्ट करते हो या क्रिमिनल फोर्स करते हो और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप किसी भी वुमन की मॉडेस्टी को आउटरीच करना चाहते हो, तो अब आपको क्या समझना है कि जब वुमन की मॉडेस्टी की बात हो रही है तो क्या माना जाता है कि जो एसेंस है एक वुमन की मॉडेस्टी का वो अपना उसका सेक्स है, ठीक है। देयरफॉर अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि इनडिसेंट है या फिर इमोरल है या फिर असॉल्ट करता है किसी भी वुमन के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं कि उसको पनिश करना आईपीसी के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप किसी भी वुमन का दुपट्टा उतारते हैं या फिर आप उसको खींचते हैं या फिर आप उसको क्या करते हैं, आप उसको अपनी तरफ खींच के उससे कोई सेक्सुअल फेवर्स लेते हैं या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिमांड करते हैं, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, ऑल दीज एक्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। क्या समझने की जरूरत है कि हर एक वुमन को अपनी बॉडी को लेके राइट्स हैं, वो उसका राइट है कि वो किसके साथ इन्वॉल्व होना चाहती, किसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हो। इफ शी सेज अ नो दैट मीन्स अ नो, एंड उसके बाद भी अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, उससे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके पीछे पड़ गए हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑफेंसेस कर रहे हो जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस कहते हैं एंड दे आर पनिशेबल इन लॉ, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जो वुमेन है उसका राइट है ओवर हर ओन बॉडी एंड आपको उस राइट को रिस्पेक्ट करना है, आप उसको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसी बात में हम एक केस करते हैं, राम कृपाल सन ऑफ एस एल चरमकर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में क्या बोला गया कि जब आपको टेस्ट करना है कि क्या ये एक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे एज द आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन या नहीं, तो आपको क्या देखना है कि जो एक्शन था ऑफेंडर का, जो अक्यूज का एक्शन था, क्या वो इतना केपेबल था कि वो सामने वाली औरत को, सामने वाली वुमन को शॉक में ले आए इन द सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ अ वुमन। सो जो every woman has a right to have a sexual control over her own body, उसकी मर्जी है whom she wants to get involved with and whom she does not want to involved with। बट अगर आपका एक्ट ऐसा है, आप ऑफेंडर हो और आपका एक्ट ऐसा है कि वो सामने वाली वुमन को शॉक कर देता है, उसकी जो डिसेंसी है, उसकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, पर्सनल बॉडी है, उसको शॉक कर देता है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ऑफेंस विच इज आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस, रूपन दियोल बजाज वर्सेस गिल केपीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा गया है, लैंडमार्क केस है इसको। इसमें मॉडेस्टी का मतलब समझाया गया और क्या बोला गया कि मॉडेस्टी वर्ड कहीं पे भी इंडियन पीनल कोड में मॉडेस्टी को नहीं डिफाइन किया हुआ। हाउएवर जो कि लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का, व्हाइल रेफरिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उन्होंने क्या बोला, मॉडेस्टी क्या होता है, इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉडेस्ट एंड इन रिलेशन ऑफ अ वुमन मींस वुमनली प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर, स्कल्परस चेस्टी ऑफ थॉट, स्पीच एंड कंडक्ट। तो बेसिकली उसकी वुमनली प्रॉपर्टी, जो भी उसकी बॉडी है, उसका अपनी बॉडी की तरफ बिहेवियर या फिर किसी और का उसकी बॉडी की तरफ इनडिसेंट बिहेवियर, या फिर आप क्या बोलोगे, स्कल्परस चेस्टी ऑफ थॉट। तो बेसिकली अगर आपके दिमाग में ही कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं कि एक वुमन को लेके, तो वो भी आउटरीचिंग द मॉडेस्टी हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा स्पीच या कंडक्ट आप बोलते हैं जो कि हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, या फिर वो इनडिसेंट है या फिर वो क्या कर रहा है, सेक्सुअली उसको इफेक्ट कर रहा है, तो भी हम बोलेंगे दैट यू आर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो राम कृपाल का एक केस था जिसमें क्या बोला गया कि एक इट वाज हेल्ड कि डेलिब्रेट इंटेंशन है, अगर आपकी इंटेंशन ही है, मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है, वो अपने आप में एक इसेंशियल फीचर माना जाएगा, साइन क्वा नॉन माना जाएगा। अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको ऑफेंस बनाना है अंडर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, तो मेयर नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगी, मेयर नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगी, और क्या जरूरी है, मेंस का होना जरूरी है, गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो बेसिकली जब आप गिल्टी माइंड को प्रूव कर पाएंगे तभी आप बोलेंगे कि जो ऑफेंडर है उसका इंटेंशन था कि वो सामने वाली वुमन की मॉडेस्टी को आउटरेज करना चाहता था, और साइन क्वा नॉन है, इंटेंशन इज साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन क्या होता है स्टूडेंट, साइन क्वा नॉन का मतलब होता है एसेंशियल। ओके, स्टेट वर्सेस मेजर सिंह एक और इंपॉर्टेंट केस है जहां पे क्या बोला गया कि जो वुमन की मॉडेस्टी है वो उसके सेक्स के अंदर है।
कल्पेबल इंटेंशन अगर अक्यूज की हो, वही हम मानेंगे कि उसका क्रक्स ऑफ द मैटर है, इंपॉर्टेंट चीज है या फिर साइन क्वा नॉन है। और क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है कि जो रिएक्शन होगा वुमन का आपके एक्ट के ऊपर, वो हमेशा एब्सेंस हो या फिर वो प्रेजेंट हो, वो जरूरी नहीं है। और वो अपने आप में एक फीचर नहीं होगा जो डिसाइसिव करेगा, जो डिसीजन लेगा वो अपने आप में ये नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की तरीके से अगर एक अक्यूज है जो करप्ट माइंड के साथ एक वुमन की बॉडी को टच करता है, तो ऑफेंडर को हम क्या बोलेंगे, वो पनिशेबल होगा अंडर दिस सेक्शन, इवन दो जो वुमन है वो इडियट है या फिर वो सो रही थी या फिर उसको समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, वो अनसाउंड थी। तो बेसिकली वुमन का क्या रिएक्शन आता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दैट विल नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी योर मेंस रिया, your guilty mind. If you touch a woman who is an idiot, who is a minor, who is sleeping, or he or she is unable to actually understand what is happening with her, but आपका जो act था वो indecent था, तब भी हम बोलेंगे that you will be held guilty under these sections. but जरूरी क्या है कि आपका mens rea होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो guilty mind के साथ कर रहे हो, ठीक है। अब रेप का जो सेक्शन है उसको जरा हम एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 375 बात करता है रेप के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, 354 पढ़ चुके हैं, 354A पढ़ चुके हैं, B C D E तक हम पढ़ चुके हैं। ये भी अपने आप में सेक्सुअल ऑफेंसेस है। और अब जो मेन सेक्सुअल ऑफेंस है वो है रेप का। तो रेप में पेनिट्रेशन हो रहा है या फिर इंसर्शन हो रहा है या फिर आप किसी भी वुमन की बॉडी पार्ट से मैनिपुलेट करते हो, उससे छेड़खानी करते हो या फिर अपना माउथ अप्लाई करते हो, तो किस तरीके से हो रहा है ये मैनर्स दिए गए हैं, ठीक है। और आप कर क्या रहे हो, आप उसकी विल के अगेंस्ट कर रहे हो या फिर उसके कंसेंट के बिना कर रहे हो। अगर उसका कंसेंट है तो आपने उसको डरा धमका के, उसको डेथ का डराना या फिर उसके ग्रीवियस हर्ट का डरा के, या तो उसकी ओन बॉडी को या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन की बॉडी को, हर इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, या फिर आप उसको मिसबिलीव कराते हो कि आप उसके हस्बैंड हो और आपकी उससे शादी हुई है और आप उसका कंसेंट लेते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप किसी अनसाउंड या इंटॉक्सिकेटेड वुमन हु इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग विद हर, और हु इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर कोई भी ऐसी वुमन जो कि 18 साल से कम है, या फिर कोई भी ऐसी वुमन जो कि अपना कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर आप इनमें से किसी के साथ भी रेप करते हो तो हम क्या बोलेंगे, यू आर डूइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 375। तो कुछ 7 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिसके अंडर आप ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, और किन तरीकों से कर रहे हो वो भी आपको समझना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि किस तरीके से आप कर रहे हो और किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर आप कर रहे हो। थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब जब हम डेफिनेशन बात करते हैं रेप की, तो क्या देखना है कि कोई भी अगर ऐसा एक्ट है जहां पे फिजिकल फोर्स इस्तेमाल हो रहा है अगेंस्ट अ वुमन टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, और एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर जिसमें आप उसको फोर्स कर रहे हो अगेंस्ट हर विल, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ ऑफेंस ऑफ रेप। अब रेप को जब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, रैविशमेंट ऑफ अ वुमन विदाउट हर कंसेंट, या फिर फोर्स से या फिर फियर कॉज करके या फिर फ्रॉड से। तो बेसिकली फोर्स कॉज करके कि आप उसको डरा धमका रहे हो कि आप उसको मार दोगे या फिर उसकी बॉडी को या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन की बॉडी को हार्म करोगे, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसकी कंसेंट के बिना कुछ कर रहे हो उसके साथ, और शी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग हर कंसेंट, और you are doing it by fraud कैसे, that you are making her believe that you are her lawfully wedded husband and you are actually having sexual intercourse with her, so that would amount to rape, okay। अब क्या समझना है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.N. मर्दिकर, इस केस में क्या हुआ, इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट ऑफेंस ऑफ रेप जो है वो एक्चुअली में विक्टिम के राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर हमें गारंटी किया गया है बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको वायलेट करता है। ये जो राइट है ये बहुत ही सुप्रीम राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, ये एक फंडामेंटल राइट है। और जो भी ये एक्ट होता है जहां पे आप किसी भी वुमन के साथ रेप करते हो, उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ मैनिपुलेट करते हो, वो जो अपने आप में एक्ट है वो ऑब्नॉक्शियस है और हाईएस्ट ऑर्डर से हम उसको इविल कहलाएंगे, हम हाईएस्ट ऑर्डर पे उसको गलत ठहराते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि बेसिकली आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है, जो राइट टू लाइफ है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वो भी वायलेट हो रहा है इस वुमन का।
तो जो सेक्शन 375 है उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद सेक्शन 375 में क्या बोला गया, अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड अ रेप व्हेन ही हिमसेल्फ डज includes if he makes her do with any other person the following activities, या तो खुद से कर रहा है या फिर किसी फोर्स के द्वारा उसको किसी और के साथ करवा रहा है। कौन सी एक्टिविटीज, he penetrates या फिर inserts his penis or any other object in the body part which of the woman which can be vagina, mouth, urethra या फिर anus of a woman। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पेनिट्रेशन हो रहा है, बेसिकली पेनिट्रेशन या फिर इंसर्शन, ये वर्ड को आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ वुमन so as to cause penetration into vagina, urethra, anus या फिर any part of the body of a woman। So manipulates any part of the body of a woman, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। applies his mouth to vagina, anus, urethra of a woman or makes her do so with him or any other person। तो या तो खुद करता है या फिर उसको फोर्स करता है कि वो किसी और के साथ करे या उसके साथ करे। अप्लाइज हिज माउथ को याद रखना है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मैनर्स हैं जो हमने क्या पढ़े थे, अगर आपको याद हो ये मैनर्स, पेनिट्रेशन करता है, इंसर्शन करता है, मैनिपुलेट करता है या फिर अप्लाइज हिज माउथ। तो ये चार तरीके दिए गए हैं, चार मैनर्स दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ 7 सर्कमस्टेंसेस हैं जो हमने पढ़ा, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, अनसाउंड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अंडर 18, ये कुछ 7 सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें ये करता है। तो क्या समझना है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम एसआई बोलेंगे, बाय अ मैन विद अ वुमन इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट दिस ऑफेंस। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं रेप के ऑफेंस की। सेक्शन 10 आईपीसी का क्या बताता है कि मैन कौन होता है और वुमन कौन होता है, और क्या बोलता है, मैन और वुमन ऑफ एनी एज। तो बेसिकली कोई भी एज यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी एज, ओके। अच्छा, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, जो प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग 375, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, और आपको क्या करना है, यू कैन नॉट बी ऑल्टर्ड सो एज टू इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन सच एज पीनल, वजाइनल या फिर ओरल पेनिट्रेशन। तो क्या बोला गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज नॉट बीन डिफाइंड बट इट मींस ओनली हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है आईपीसी में, बट जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स का ध्यान रखना है। और कुछ एक्ट्स हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं जिसमें ये सेक्सुअल ऑफेंस होता है। तो कौन से हैं वो, अगर सबसे पहले उसकी विल के अगेंस्ट कर रहे हो, बेसिकली जो भी आप एक्ट कर रहे हो उसने मना किया, उसने आपको अपोज किया, बट फिर भी आप उसके साथ क्या कर रहे हो, एनी ऑफेंस ऑफ रेप। अगर इस केस में इंजरीज एब्सेंस है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है या फिर विक्टिम है उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया था। कभी कभी जो विक्टिम होती हैं दे एक्चुअली कम टू व्हाटएवर यू आर सेइंग एंड दे एक्चुअली बिकॉज फर्दर इंजरीज ना हो वो उनका बस नहीं चलता, वो अपोज करती हैं, बस नहीं चलता एंड एक्चुअली में दिस कम टू इट। तो बेसिकली अगर एब्सेंस ऑफ इंजरीज है ऑन द पर्सन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स तो वो अपने आप में एक एविडेंस नहीं है कि ये फॉल्स एलिगेशन है। अगेंस्ट हर विल का क्या मतलब हुआ कि अगर उसने आपको मना भी किया, उसने अपोज किया, स्टिल यू हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर विदाउट हर कंसेंट। अब कंसेंट को अगर आप लोगों को याद हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कंसेंट क्या होता है, और जब हम लोग आईपीसी की बात करते हैं तो कंसेंट कहीं पे डिफाइंड नहीं है, बट सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी जब हम लोगों ने पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में तो वो नेगेटिवली वर्डेड है, वो बताता है कि कंसेंट कब कब नहीं होता। तो बेसिकली कंसेंट कब कब नहीं होता, जब कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब कुछ हो रहा है तो कंसेंट नहीं माना जाता। तो कंसेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या देखना है कि कंसेंट है विद द एक्ट ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेटली जो भी आप काम कर रहे हो। तो इस क्लॉज को जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, व्हेन वुमन इज नॉट इन हर सेंसेस बिकॉज ऑफ अल्कोहल या फिर शी इज इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे वो समझ नहीं पा रही है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, तो हम बोलेंगे द एक्ट इज विदाउट हर कंसेंट। तो अगेंस्ट हर विल में इंक्लूड्स विदाउट हर कंसेंट ऑल्सो, ठीक है। तो आपको ये चीज को भी ध्यान रखना है। अब प्रायर कंसेंट की अगर हम बात करें कि कंसेंट जो कि ऑब्टेन किया गया है आफ्टर द एक्ट वो अपने आप में कंसेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो कंसेंट होना चाहिए टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स वो प्रायर होना चाहिए,
ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट की जब हम बात करते हैं, कंसेंट या फिर एब्सेंस ऑफ इट इज जनरली गैदर्ड फ्रॉम द अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस, जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर एक वुमन सो रही है तो यू कैन नॉट से दैट शी कंसेंटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू। सो बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट जो है वो कहां से पता चलेगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता चलेगा। प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट, आपको इसको पढ़ना है सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जब भी हम आईपीसी पढ़ते हैं, वी कैन नॉट स्टडी आईपीसी इन आइसोलेशन, यू हैव टू एक्चुअली स्टडी इट विद एविडेंस एक्ट एंड विद सीआरपीसी। तो 114A ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि जहां पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है हैज बीन प्रूवन, द क्वेश्चन इज वेदर इट वाज विद कंसेंट या फिर विदाउट कंसेंट, और जहां पे एलिज किया जा रहा है रेप अंडर सेक्शन 376(2), तो क्या माना जाएगा, हम ये मानेंगे दैट शी डिड नॉट कंसेंट, हम यही मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विद हर कंसेंट, जहां पे आप कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बाय पुटिंग हर या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को इन फियर ऑफ डेथ या फिर हर्ट। तो बेसिकली आप उसके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन लेके आ रहे हो, ऐसा उसके ऊपर कोर्जन कर रहे हो, आप ऐसा उसके ऊपर दबाव लेके आ रहे हो दैट शी कंसेंट्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, सो दैट विल आल्सो नॉट बी अ फ्री कंसेंट। सो बेसिकली आप उसको या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का क्या देते हो, डराते हो, धमकाते हो, तो हम उसको कंसेंट नहीं मानेंगे। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या बोला गया कि फियर जो कि प्रॉम्प्ट करता है एक वुमन को कि वो अपना कंसेंट दे, जो कि फियर था डेथ का या फिर हर्ट का, अपने आप को या फिर इंटरेस्टेड पर्सन को, उसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे दैट शी एक्चुअली कंसेंटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो विद हर कंसेंट में भी ये ध्यान रखना है। अब विद हर कंसेंट में एक और सिचुएशन है जहां पे जो मैन है उसको पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, और जो वुमन है उसको ऐसा मिसबिलीव हो रहा है, उसको ऐसा धोखा लग रहा है कि ये बंदा जो है ये उसका हस्बैंड है, एंड बिकॉज ऑफ विच शी एक्चुअली थिंक्स दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू दैट पर्सन एंड इसीलिए शी गिव्स कंसेंट। तो ये भी अपने आप में कंसेंट नहीं होगा। जहां पे आप धोखाधड़ी से उसको बिलीव कराते हो कि वो आपकी वाइफ है, लॉफुली वेडिड वाइफ है, बट जहां पे वो एक्चुअली में लॉफुली वेडिड वाइफ नहीं थी और आप उसका कंसेंट लेते हो टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो भी अपने आप में कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब भूपेंद्र सिंह वर्सेस यूटी चंडीगढ़ एक केस करते हैं। भूपेंद्र जो थे उन्होंने एक मैरिज करी विद मंजीत कौर विदाउट डिस्क्लोजिंग टू हर कि उनकी एक्चुअली में शादी हो चुकी थी गुरिंदर कौर से। तो ये सेकंड शादी करी। सेकंड शादी जो है वो अपने आप में वॉइड मानी जाएगी जब तक पहली शादी एग्जिस्ट करती है। मंजीत कौर जो है उन्होंने बर्थ दिया एक फीमेल चाइल्ड को पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद भूपेंद्र, जिनको वो मानती थी कि उनके हस्बैंड हैं। क्या बोला गया, जो अक्यूज थे वो रेप के लिए गिल्टी ठहराए गए प्रोसिक्यूटर्स के साथ, क्योंकि उनको पता था कि उनकी पहली शादी हो चुकी है और वो वैलिड है। जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी जो मंजीत थी, उनको पता ही नहीं था कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उन्होंने कंसेंट क्यों दिया था, उन्होंने कंसेंट दिया था इस बिलीफ में कि वो जो भी कर रही हैं अपने लॉफुली वेडिड हस्बैंड के साथ कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या माना गया कि दिस विल बी नो कंसेंट, और रेप के लिए इनको गिल्टी ठहराया गया। ठीक है, अब विद हर कंसेंट में आपको क्या समझना है कि जब वो कंसेंट दे रही थी तो या तो बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन या फिर कोई ऐसी स्टूपिफाइंग सब्सटेंस उसको दिया गया था कि उसको होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली में शी वाज doing what she was doing, so she did not understand what she was doing, she did not understand what will be the consequence of that। तो अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस में भी आपने कंसेंट दिया है तो उसको भी हम कंसेंट नहीं मानेंगे, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी ऑफेंस हुआ है ऑफ रेप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इवन इफ विद हर कंसेंट है तो आपको क्या देखना है कि जो कंसेंट है क्या वो एक्चुअली में फ्री कंसेंट है, या धोखाधड़ी से दिया गया है, या फिर उसको मिसबिलीव करा के दिया जा रहा है, या फिर उसको कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दिया जा रहा है वो अनसाउंड है कि जहां पे उसको पता ही नहीं है कि क्या नेचर होगा या कॉन्सिक्वेंस होगा इस एक्ट का। ठीक है, अब क्या देखना है, विद और विदाउट हर कंसेंट। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक वुमन के साथ जो कि 18 साल से कम है, उसका कंसेंट हो या ना हो, तो भी हम क्या माना जाएंगे, हम मानेंगे कि वो रेप है। तो अगर कोई 15-14 साल की लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अग्री करती है, अपना कंसेंट देती है, तब भी उसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्या है, माइनर है, और माइनर इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग हर कंसेंट। और एक्चुअली में ये क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या था कि जो फीमेल चिल्ड्रन है, जो छोटे हैं, उनको प्रीमेच्योर कोहैबिटेशन से बचाना था।
छुटपन में ही अगर इन लोगों का आप कोहैबिटेशन कर देते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा देते हो, उससे क्या होगा, उससे इनकी अर्ली प्रेगनेंसीज होंगी, इनकी जो तबीयत है वो खराब होगी, हेल्थ डिटियोरेट होगी। तो आप प्रीमेच्योर कोहैबिटेशन को रोकना चाहते थे और इमेच्योर प्रोस्टिट्यूशन को भी रोकना चाहते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मजबूरी में ऐसे बच्चियां प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं। तो इमेच्योर प्रोस्टिट्यूशन को भी रोकना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या बोला गया कि अगर कोई माइनर है और वो कंसेंट दे रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो भी वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना है, जहां पे वो अनेबल थी अपना कंसेंट कम्युनिकेट करने के लिए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, शी वाज इनएबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट, तो भी हम उसको कंसेंट नहीं मानेंगे। तो अब इनकी कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। क्या एक्सेप्शंस दी गई हैं? अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है आपके साथ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपका रेप हुआ है, या फिर अगर अपनी ही बीवी के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उस बीवी की जो एज है 15 साल से कम है, तो भी उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप नहीं माना जाएगा। अब क्या हुआ, एक जजमेंट आई है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2017 की, जहां पे क्या बोला गया, जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कि माइनर के अगर वो कंसेंट देती है उसको भी हम रेप मानेंगे, तो यहाँ पे अगर अपनी वाइफ के साथ भी करते हो, तो लेजिस्लेशन ने तो 15 साल लिखा था, बट इस जजमेंट के बाद ये 18 साल हो चुकी है। तो 18 साल के नीचे का कोई भी बच्चा, चाहे वो आपकी वाइफ है, अगर आप उसके साथ रेप कर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो हम उसको रेप नहीं मानेंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस दी गई हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस जो दी गई हैं वो क्या कहती हैं कि इस सेक्शन के लिए वेजाइना को हम क्या बोलेंगे, वेजाइना शैल आल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। ठीक है, सेकंड दी गई है जो कंसेंट होना चाहिए वो अनइक्विवोकल होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, जो भी आप कह रहे हो फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन का शिकार नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनइक्विवोकल। However, अगर एक वुमन merely does not physically resist to the act of penetration, इसका मतलब ये नहीं है कि she is actually consenting to the sexual activity. हो सकता है किसी मजबूरी के कारण she is not physically resisting to the act of penetration, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने क्या किया है, उसने अपना कंसेंट दिया है। जो कंसेंट होना चाहिए वो एक्चुअली में वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी हम कहाँ पढ़ चुके हैं, सेक्शन 39 हम आईपीसी का वॉलंटरी पढ़ चुके हैं, और अनइक्विवोकल होना चाहिए, किसी भी कंडीशन के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या देखना है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा, मेडिकल प्रोसीजर या फिर इंटरवेंशन जो होगी वो रेप नहीं होगी, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो अपनी ही बीवी के साथ, पहले लिखा गया था अंडर 15 ईयर्स, और अब इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद हो गया है, अगर कंसेंचुअल सेक्स हो रहा है अपनी माइनर वाइफ के साथ जो कि 18 साल से कम है, तो भी हम उसको रेप नहीं मानेंगे। It is observed that this exception clause created an unnecessary and artificial distinction between a married girl child and an unmarried girl child, as it lowered the age of consent for a married girl child, जो कि 15 साल की करी गई थी। इसीलिए क्या बोला गया कि जो भी एज होगी वो 18 साल ही होगी, और हर एक लड़की को राइट है अपनी बॉडीली इंटीग्रिटी का और रिप्रोडक्टिव चॉइस का। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एवरी फीमेल हैज अ राइट टू हर बॉडीली ओन इंटीग्रिटी एंड रिप्रोडक्टिव चॉइस, और आपको उसको गिल्टी नहीं ठहराना है, आपको उसको वो राइट देना है। और ये राइट उसको कहाँ दिया गया है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 भी यही कहता है, राइट टू लाइफ है। तो अगर एक औरत को राइट टू लाइफ है, तो उसका मन है कि कब वो किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती है, वो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ठीक है, अब एक चीज का जो ध्यान रखना है क्या है कि इंडिसेंट एक्ट और इंडिसेंट असॉल्ट, इसके अंदर क्या फर्क है, और आपको क्या देखना है, इंडिसेंट अटैक जो होता है वो अपने आप में अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाता अनलेस ये एस्टैब्लिश किया जाए जो अक्यूज थे वो फॉर्मली डिटरमाइंड थे टू हैव हिज लस्ट सैटिस्फाइड इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो इंडिसेंट अटैक जो होता है वो अटेम्प्ट टू रेप नहीं होता है जब तक आप क्या सेटिस्फाई ना कर दो, ये सेटिस्फाई ना कर पाओ कि जो ये बंदा था he actually was actually determined to satisfy his lust in spite of all the obstacles. जो indecent assault होता है, unless it is shown that the accused was determined to gratify his passion at all costs in spite of resistance, तब भी वो क्या नहीं होता है, attempt to rape नहीं माना जाता। ठीक है, अब आपको क्या जरूरी है, आपको जरूरी है corroboration of evidence के बारे में समझना। जब हमें किसी को भी कन्विक्ट करना है रेप ऑफ ऑफेंस के लिए, रेप ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप के लिए, तो क्या ध्यान है कि corroboration जरूरी नहीं है।
कोई भी औरत जो है वो एक ऐसे इंसिडेंट को मैनिपुलेट नहीं करेगी, ऐसे इंसिडेंट को बनाएगी नहीं, फैब्रिकेट नहीं करेगी जो कि उसकी इंटेग्रिटी, उसकी बॉडीली इंटेग्रिटी, उसकी चेस्टी को इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम देखें जो कि बहुत ही सुप्रीम मानी जाती है, उसको इफेक्ट करेगा। तो एविडेंस जो कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का होगा उसके बेसिस पे ही आप कन्विक्शन कर सकते हो और आपको कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। और प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है इज नॉट एन अकम्प्लिस, वो एक बहुत ही हायर फुटिंग पे स्टैंड करती हैं देन द इंजर्ड विटनेस। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आजकल बहुत ज्यादा फेक एंड फ्रिवलेस केसेस भी आ रहे हैं रेप के, जहाँ पे एक प्रोसिक्यूट्रिक्स एक एलिज करती हैं किसी के अगेंस्ट कि इन्होंने रेप किया है, बट जब बाद में जाके पता चलता है कि वो कंसेंचुअल था, वो कंसेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स था, उन्होंने अपने कंसेंट से किया था जो भी, बट बाद में जाके दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया या शादी नहीं हो पाई या कोई भी आर्ग्यूमेंट हो गई और लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का ऑफेंस लगा दिया। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज का भी कोर्ट्स को ध्यान रखना है, कोर्ट्स को हर एक सर्कमस्टेंसेस को इवैल्यूएट करना है, क्योंकि हर एक केस अपने आप में पिक्यूलियर है, तो आप कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो फॉल्स इम्प्लीकेशन की बात है, तो कोई भी कॉन्कोटेड स्टोरी नहीं बनाएगा, एक फॉल्स स्टोरी नहीं बनाएगा और किसी को क्या नहीं करेगा, किसी को फंसाएगा नहीं एक फॉल्स रेप केस के चक्कर में। बट आपको फिर भी ध्यान रखना है कि आजकल ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लॉट ऑफ केसेस आर कमिंग विच आर बीइंग रिपोर्टेड आर फॉल्स एंड फ्रिवलेस, और जो एक्चुअली में जेन्युइन केसेस होते हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, क्योंकि सोसाइटी के चक्कर में उनको ये लगता है कि उनके ऊपर स्टिग्मा लग जाएगा, उनकी रेपुटेशन पे इफेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो एक्चुअल केसेस होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो एक्चुअल केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, जो विक्टिम का रेप विक्टिम का नाम है उसको आपको बाहर नहीं लेके आना। एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आपको कोई भी विक्टिम का नाम बाहर नहीं लेके आना, आपको एक अनोनिमस नेम देना है, एबीसी, निर्भया भी एक अनोनिमस नेम है, XYZ, कोई भी ऐसा नाम देना है जो एक्चुअली में विक्टिम है, उनका नाम आपको बाहर नहीं लेके आना। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इवेंचुअली जो विक्टिम है उनके लिए ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी कि वो सोसाइटी में रह ना सके, उनको सोसाइटी गलत नजरों से देखे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो विक्टिम है उसके साथ कोई भी गलत ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2018 में अमेंडमेंट हुई रेप में, जहाँ पे जो अंडर 16 साल का था उसको 376(3) में ऐड करा गया, जिसके साथ क्या होता है 20 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। रेप अगर किसी भी अंडर 12 इयर्स के साथ होता है 376AB को ऐड किया गया, जो कि है 20 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। और गैंग रेप अगर कोई भी 16 साल की लड़की जो कि 16 साल से कम की लड़की के साथ करता है तो 376DA लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर अगर 12 साल की लड़की के साथ कम करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ का पनिशमेंट है। तो क्या समझना है कि 2018 के अमेंडमेंट से पनिशमेंट्स में चेंजेस लाए गए गैंग रेप और रेप में। ठीक है, तो रेप की अगर हम बात करते हैं 16 साल से कम लड़की तो 20 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 12 साल से कम लड़की 20 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ, 16 साल से कम लड़की जिसके साथ गैंग रेप हो रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 12 साल से कम लड़की जिसके साथ गैंग रेप हो रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। 376 सब क्लॉज 3, 376AB, 376DA, 376DB में अमेंडमेंट के द्वारा इफेक्ट आया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस फ्लो चार्ट को याद रखना है। ठीक है, अब आगे हमें क्या पढ़ना है 376 सब क्लॉज 2। तो बेसिकली हम 376 सब क्लॉज 1 भी पढ़ेंगे, बट जब हम रेप की बात करते हैं तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ स्पेशल वुमेन्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं और कुछ स्पेशल अक्यूज्ड हैं जो कि सब क्लॉज 2 में हमारे दिए गए हैं, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 376 सब क्लॉज 1 नहीं लगेगा, इन स्पेशल केसेस में 376 सब क्लॉज 2 ही लगेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 376 का जब हम सब क्लॉज 2 की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये स्पेशल केसेस के लिए है, ये स्पेशल केसेस है। जैसे कि जब अक्यूज जो है वो कोई स्पेशल पर्सन है, जैसे कि पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, पीओ है, पुलिस ऑफिसर है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, या फिर आर्म्ड फोर्स का मेंबर है, या फिर जेल का स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में था, या फिर ट्रस्टी था, अथॉरिटी था, कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उसका कंट्रोल था, डोमिनेंट था आपके ऊपर, या फिर कोई रिलेटिव है, टीचर है या गार्डियन है।
तो ये स्पेशल अक्यूज हो गए। अगर हम वुमेन की बात करें जिनके साथ रेप हो रहा है, वो भी स्पेशल थी। कैसे स्पेशल थी? वो प्रेग्नेंट वुमन थी, या फिर वो इनकेपेबल थी अपना कंसेंट देने के लिए, या फिर वो डिसेबल्ड थी फिजिकल या फिर मेंटल, या फिर वो रिपीट रेप ऑफ वुमन हो रहा है, सेम वुमन का बार बार अगर रेप हो रहा है तो ये स्पेशल वुमन हो गए। और स्पेशल केस क्या हो गया? वायलेंस में हो रहा है, कम्युनल वायलेंस या सेक्रेटेरियल वायलेंस, या फिर आप किसी को खतरा दे रहे हो उसकी ग्रीवियस हर्ट का या फिर लाइफ का और उसके साथ रेप कर रहे हो। तो ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं ये कहाँ डिफाइंड है? ये 376 सब क्लॉज 2 में डिफाइंड है और इनकी पनिशमेंट भी इसी हिसाब से होगी। सो ऑल दिस विल बी अंडर 376 सब क्लॉज 2 एंड नॉट 376 सब क्लॉज 1। अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस चार्ट को आप लोग या तो फोटो खींच लो या तो क्लास नोट से पीडीएफ पे आप डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट लेके रख लो, क्योंकि ये जो चार्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डिटेल में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस स्पेशल केसेस को याद कर लो, ठीक है? इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 376 की जब हम बात करते हैं तो क्या डिफाइन करता है? पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ रेप। इसको बहुत बार अमेंड किया गया है, और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 थी उसने इसको एक्सटेंसिवली अमेंडमेंट किया। जो सब क्लॉज 1 है वो बताता है पनिशमेंट ऑफ रेप क्या होगी, और सब क्लॉज 2 क्या बताता है? स्पेशल सिचुएशंस जहां पे ग्रेव पनिशमेंट होगी, जो कि हमने अभी पढ़ी। स्पेशल अक्यूज था, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे, या फिर स्पेशल वुमन थी, ठीक है? अब क्या पढ़ना है? 376 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी अगर रेप करता है तो उसको सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7 साल की होगी, या फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है, और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है? 376 सब क्लॉज 2 एक स्पेशल सिचुएशन की बात करता है, जो कि 14 स्पेशल सिचुएशन है। तो कोई भी अगर रेप करता है इन सिचुएशंस में तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 10 साल तक की हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? रिमाइंडर ऑफ उसकी लाइफ, जो भी बच्ची कुछ जिंदगी है उसको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो कौन सी स्पेशल सिचुएशंस है वो हमने पढ़ी, बट अब हम लोग उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर कोई स्पेशल अक्यूज की बात करें, कोई पुलिस ऑफिसर है वो रेप कर रहा है अपने पुलिस स्टेशन के अंदर जिसमें उसको अपॉइंट किया गया है, या फिर कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस जो स्टेशन ऑफिस है जहाँ पे कोई वुमन जो है उसकी कस्टडी में है, तो हम क्या बोलेंगे? या फिर कोई भी ऐसी वुमन जो कि उससे सबऑर्डिनेट है, तो हम क्या बोलेंगे कि 376 सब क्लॉज 2 रहेगा, ये ग्रेव ऑफेंस है। पब्लिक सर्वेंट, जो कि हम कहाँ पढ़ चुके हैं? स्टूडेंट सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर आप लोग कॉलेज में भी पढ़ के आए हैं। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी का रेप करता है जो कि वुमन उसकी कस्टडी में है या फिर उसके सबऑर्डिनेट है, तो भी हम क्या बोलेंगे? वो भी एक ग्रेव ऑफेंस होगा। अगर कोई बंदा जो कि आर्म्ड ऑफेंसेस का है, आर्म्ड फोर्सेस का है, वो रेप करता है कोई भी एरिया में जहां पे वो डिप्लॉयड है, अगर कोई पर्सन जो कि जेल का स्टाफ मेंबर है वो भी अगर करता है, तो वो भी एक ग्रेव ऑफेंस होगा। स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल या फिर मैनेजमेंट, कोई भी पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, कंट्रोल में है, डोमिनेंस में है, कोई भी रिलेटिव, गार्डियन या फिर टीचर विक्टिम का, कोई भी पर्सन अगर कम्युनल वायलेंस के टाइम पे रेप करता है, किसी प्रेग्नेंट वुमन के साथ रेप करता है किसी ऐसी औरत के साथ जो कि 16 साल से कम है, या फिर रेप करता है ऐसी औरत के साथ जो कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर उनको पता ही नहीं है क्या नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस या कॉन्सिक्वेंस होंगे, या फिर रिपीटेडली सेम वुमन के ऊपर अगर रेप करता है बार बार, तो भी हम क्या कहेंगे? ऑफेंस हो रहा है ऑफ रेप। अब आपको क्या समझना है? आपको समझना है 376 ए, बी, सी, डी और ई। तो ए में अगर आप किसी के साथ रेप करते हो और उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसको वेजिटेटिव स्टेट में ले आते हो, ऐसी स्टेट में जहां पे वो हिलडुल नहीं सकती, अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकती, वेजिटेटिव स्टेट में ले आते हो, तो 376 ए। अगर आप जुडिशियल सेपरेशन के टाइम पे अपनी ही वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो 376 बी। अगर आप कोई पर्सन हो इन अथॉरिटी, कोई भी डोमिनेंस है, आपका कंट्रोल है किसी पर्सन के ऊपर और आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो 376 सी। अगर आप गैंग रेप करते हो तो 376 डी। अगर आप रिपीट ऑफेंडर हो, बार बार आप ऑफेंस कर रहे हो, तो 376 ई। ये सब कुछ हमें पढ़ना है। ये जो केसेस है, प्रिया पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 का सुप्रीम कोर्ट का केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट की या तो आप फोटो ले लो या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो। डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस चार्ट को याद रखना है, इस चार्ट को रिवाइज करते जाना है, तो आपके ये सेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या समझना है, 376 ए में आप क्या करते हो, किसी के साथ रेप करते हो, सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 ऑफ 376 आपको पनिशमेंट मिलेगी। और आप क्या करते हो, रेप करते समय ऐसी इंजरी कॉज करते हो कि उस औरत की डेथ हो जाती है या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तो 376 के अंदर आप गिल्टी हो गए। पनिशमेंट जो कि दी गई है वो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 20 साल तक की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है, जो कि उसकी नेचुरल लाइफ है या फिर डेथ भी दे सकते हैं आपको पनिशमेंट। नेचुरल लाइफ जो भी है, जितनी भी टाइम जियोगे आपको जेल की रोटी ही खानी पड़ेगी। ठीक है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्राई कर सकता है। 376 बी में ये पनिशमेंट देता है जहां पे एक हस्बैंड जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ उसके कंसेंट के बिना। अब ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है ये सेपरेशन के टाइम पे हो रहा है, या तो डिग्री ऑफ सेपरेशन आपको कोर्ट से मिली गई है या फिर अदरवाइज अगर ऐसी सिचुएशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है अपनी ही बीवी के साथ बट उसके कंसेंट के बिना, तो हम क्या बोलेंगे, 376 बी के अंदर ही विल बी लायबल। अब आपको क्या इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, इसकी इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि जो वाइफ है वो सेपरेटली रहनी चाहिए हस्बैंड से, जो वाइफ है वो या तो अंडर अ डिग्री ऑफ सेपरेशन या फिर अदरवाइज उससे अलग रहती है, जो हस्बैंड है उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट किया और उस बीवी के कंसेंट के बिना किया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑफेंस हुआ है अंडर 376 बी। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या मतलब है, कोई भी एक्ट जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 375 में सब क्लॉज ए से लेके डी तक जो हम पढ़ के आ चुके हैं। पनिशमेंट जो कि प्रोवाइड करी गई है वो है 2 साल तक की या फिर 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जुर्माने का क्या अमाउंट है, जो भी रीजनेबल कोर्ट को लगे वो जुर्माना वो लगा सकती है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है और नॉन कंपाउंडेबल भी है और इसको कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है। ठीक है, अब 376 सी क्या कहता है, कोई भी पर्सन जिसकी ऐसी अथॉरिटी है कि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, वो क्या है, उसका कंट्रोल है हमारे ऊपर, उसका डोमिनेंस है हमारे ऊपर, या तो वो हमारा टीचर है या तो वो कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर वो सुपरिटेंडेंट है या मैनेजर है जेल का, रिमांड होम का, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे किसी वुमन को कस्टडी में रखा गया है, या फिर किसी भी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट हॉस्पिटल की जहाँ पे उस वुमन को रखा गया है, या फिर उसका कोई स्टाफ मेंबर है जो अब्यूज करता है अपनी पोजीशन को और सिड्यूस करता है किसी भी वुमन को जो कि उसकी कस्टडी में है या फिर उसके चार्ज में है उसके प्रीमाइसेस में और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ये रेप का ऑफेंस हुआ है। पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल की हो सकती है और मैक्सिमम 10 साल की हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, 376 सी में एक चीज जो ध्यान रखनी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का सारा वही मतलब है जो ए क्लॉज से लेके डी क्लॉज 375 में हम पढ़ के आए हैं और इस सेक्शन के लिए भी विजाइना का मतलब होगा लेबिया मेजोरा भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक्सप्लेनेशन हमारी रेप में भी दी गई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि सुपरिटेंडेंट इन रिलेशन टू अ जेल, रिमांड होम या फिर कोई भी अदर प्लेस जहाँ पे वुमेन को कस्टडी में रखा गया है, उसका क्या मतलब होगा, इंक्लूड्स अ पर्सन जो कि एक्सरसाइज कर सकता है अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी इन इनमेट्स के ऊपर। हॉस्पिटल का क्या मतलब है या वुमेन या फिर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, सेम वही मतलब है जो 376 सब क्लॉज 2 में हम लोग पढ़ के आए हैं, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब ओपी वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का एक केस पढ़ते हैं जहां पे क्या बोला गया, कस्टडी 376 सी में क्या इंप्लाई करती है, गार्डियनशिप। कस्टडी जो है वो लॉफुल होनी चाहिए और बिकॉज ऑफ सम स्टैच्यू या फिर कस्टडी जो होनी चाहिए किसी भी कोर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, और क्या बोला गया, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस सेक्शन, इंटरकोर्स जो होना चाहिए वो ऐसी औरत के साथ होना चाहिए जो कस्टडी में थी और जहां पे वो कस्टडी में थी उस जगह पे होना चाहिए, तभी ये सेक्शन 376 सी अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, इन केस ऑफ इंटरकोर्स डिड नॉट टेक प्लेस इन द प्रीकनेक्स ऑफ द स्कूल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन आर नॉट सैटिस्फाइड। अगर हम किसी स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं, अगर वो वहां पे नहीं हुआ तो इस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सैटिस्फाई नहीं होंगे। अब क्या ध्यान रखना है, ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है,
नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन ही इसे ट्राई कर सकता है। 376D में पनिशमेंट दी गई है गैंग रेप की। अगर किसी भी वुमन के ऊपर एक या एक से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ उसका रेप करते हैं बारी बारी से, तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने इसका गैंग रेप करा है। इसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो है 20 साल की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है, जब तक आपकी जान है, जब तक आपकी सांसें चलेंगी, आपको जेल की रोटी ही खानी पड़ेगी और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यहाँ पे प्रोवाइजो क्या दिया गया है कि फाइन उतना ही होना चाहिए जो कि रीजनेबल हो, कि मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर रिहैबिलिटेशन विक्टिम की हो पाए। कोई भी फाइन जो कि इस सेक्शन के अंदर इम्पोज किया जाता है वो किसको देंगे आप, वो आपको विक्टिम को पे करना है, ठीक है। और कौन देखेगा, कोर्ट देखेगा कि क्या रीजनेबल एक्सपेंस होगा। ओके, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन ही इसे ट्राई कर सकता है। 376E बात करता है रिपीट ऑफेंडर्स की। तो कोई भी अगर पनिश किया जा चुका है 376 में 1 या 2 या फिर 376A से लेके D में किसी ने भी कोई ऑफेंस किया है, अगर उसको सजा हो चुकी है और वो दोबारा करता है तो उसको क्या सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि उसकी नेचुरल लाइफ होगी, या फिर डेथ पेनल्टी भी आप दे सकते हो। तो बहुत ही ग्रेव ऑफेंस माना जाता है। रेप अपने आप में इतना ग्रेव ऑफेंस है, और अगर एक बंदा बार बार रेप का ऑफेंस कर रहा है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट भी बहुत सिवियर होगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी हो सकती है। अब कुछ केस लॉस करते हैं। कानी रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या बोला गया, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी उन्होंने ये एलिज किया कि 17 सितंबर 1997 को फोर्सिबली उनको लेके जाया गया और रेप हुआ उनके ब्रदर के फ्रेंड के द्वारा, जिनको वो 2 साल से जानती थी। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत ह्यूमन क्राइम मचाई, बट मुझे डराया धमकाया गया कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और मुझे चुप करा दिया गया। However, it was submitted that उनकी जो क्राइज थी, जो उनका चीखना चिल्लाना था, वो नेबर्स ने नहीं सुना। Later on, it was found that उन्होंने she continued to have sexual relationships with the accused even after this incident on the pretext of promise of marriage. प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया 1998 में। अक्यूज जो है उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा और प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ शादी नहीं करी, और जो बच्चा पैदा हुआ उसकी पैटर्निटी पे भी क्वेश्चन मार्क उठाया, डिस्प्यूट किया। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बाद में एक कंप्लेंट फाइल करी इस बंदे के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फाउंड डाउट इन द वर्जन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स, एज जो भी उनकी चीकम चिल्ला थी वो किसी ने भी नहीं सुनी, और जो रिपोर्ट थी वो 10 महीने के बाद फाइल करी गई आफ्टर द इंसिडेंट। Although her family knew the accused family, but कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया था इन दोनों की शादी कराने के लिए। All of this cast a doubt on the prosecutrix allegations, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया इस लड़के को। तो क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि ऐसे केसेस बहुत ज्यादा सुने जाते हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ शादी बनाएंगे, जिंदगी बिताएंगे। बाद में क्या होता है, जब लड़का या लड़की एक बंदा मना कर देता है तो लड़की जो होती है वो उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा देती है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्या उस वेरी एक्ट के लिए उसने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। अगर उसने कंसेंट दिया था और अगर जो भी उसकी स्टोरी है वो बहुत ही फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है, तो कोर्ट इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा और अक्विट कर देगा, कन्विक्ट नहीं करेगा। अब सिमिलरली एक और केस करते हैं, परमिंदर अलियास लाडका पोला वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी वो 14 साल की थी, जो हु हैड गॉन टू मीट हर फ्रेंड, जो कि उनके घर के पास रहता था। उनके साथ रेप हो गया बाय फ्रेंड्स ब्रदर, एंड जिन्होंने उसको क्या थ्रेटन किया कि हम तेरी डेथ कॉज कर देंगे अगर तूने किसी को भी ये बात बताई। दैट इवनिंग उन्होंने ये पूरी बात अपनी मम्मी को बताई और कंप्लेंट फाइल करी गई अगेंस्ट द अक्यूज्ड। कोर्ट ने क्या देखा, जो कंडक्ट था ऑफ द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप, the age of the prosecutrix and the consequences of the rape on the prosecutrix are some of the relevant factors जो कि कोर्ट को कंसीडर करने थे जब उनको क्या करना था, सेंटेंस देना था या फिर सेंटेंस रिड्यूस करना था देन द मिनिमम सेंटेंस। इन फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस कोर्ट ने क्या देखा, दैट जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी वो एक स्टूडेंट थी 8th क्लास की एंड 14 साल की थी ऑन 28 जनवरी 2001, एंड वो बहुत ही टेंडर एज की थी, छोटी थी। जब वो उसके घर गई थी लुकिंग फॉर हर फ्रेंड द सिस्टर ऑफ द एपेलेंट, और जब उन्होंने पूछा कि कहाँ है उनकी फ्रेंड जो कि उसकी बहन थी,
तो उन्होंने क्या बोला कि वो इस कमरे के अंदर है और इसी चक्कर में वो कमरे के अंदर गई और वो भी पीछे चला गया। बाद में उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उस लड़की के साथ रेप कर दिया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको स्कूल जाने से मना कर दिया और उनकी जो स्टडीज थी उनको प्राइवेटली करवाने लग गए। Considering the age of the prosecutors, conduct of the appellant, and the consequences of rape on the prosecutors, court did not think that there were adequate and special reasons जहां पे आपको जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस करना चाहिए अंडर सेक्शन 376 सब क्लॉज 1 ऑफ द आईपीसी जहां पे रेप की पनिशमेंट दी गई है। इसीलिए जो अपील थी अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज उसको डिसमिस करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी चांसेस नहीं है यहाँ पे कि हम पनिशमेंट को कम करेंगे। वो जो बच्ची थी 14 साल की थी, शी वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और क्या रिजल्ट होगा इस चीज का। और आपने अपनी डोमिनेंस क्रिएट करके आपने उसको बोल के कि उसकी फ्रेंड उस कमरे के अंदर है, आप उसके साथ जबरदस्ती करी, तो ऑब्वियसली कोई भी चांस नहीं है कि आपकी जो कन्विक्शन है उसको हम कम करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसने आप बोल सकते हो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसने बहुत ही ज्यादा चेंजेस लेके आए एक्सेप्शन के अंदर, जहां पे एज दी गई थी अपनी मैरिड वुमन के साथ, अपनी मैरिड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की 15 साल, उसको 18 कन्वर्ट करा गया इस केस के द्वारा। तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट केस है। और इसमें क्या हुआ, जो केस था इसमें पिटिशनर जो थे वो इंडिपेंडेंट थॉट, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर करी गई थी 2009 में। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई जहां पे पिटिशनर जो है उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 ये बोलते हुए कि जो एक्सेप्शन नंबर 2 है सेक्शन 375 की वो आर्बिट्ररी है, डिस्क्रिमिनेटरी है एक गर्ल चाइल्ड की प्रति। क्या बोला गया कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ने इंक्रीज कर दी एज फॉर ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 टू 18। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी वुमन कंसेंट कर सकती है, तो आपने 16 से 18 साल कर दी। आपने बोला कि 16 साल की बच्ची कंसेंट नहीं दे सकती है जब तक वो माइनर है, जो कि एज होती है माइनॉरिटी की 18 साल से नीचे की, तब तक वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकती एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। बट जब हम एक्सेप्शन नंबर 2 की बात करते हैं वहां पे नॉन कंसेंचुअल सेक्स एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के द्वारा क्या दिया गया है, एज है अबव 15 इयर्स। तो जो पॉक्सो एक्ट है उसमें भी, पॉक्सो एक्ट 2012 उसमें भी जो एज है कंसेंचुअल सेक्स की वो 18 साल की है। तो जो एक्सेप्शन नंबर 2 है सेक्शन 375 का वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है पॉक्सो एक्ट से भी, जो कि क्या करता है, क्रिमिनलाइज करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, जो कि क्रिमिनलाइज करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को। और वो क्या है, वो एक्चुअली में आर्बिट्ररी है और गलत है, वो एक्चुअली में जो कि हमारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी जो एज को बढ़ा है उसके भी वायलेटिव है। जो जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिवीजन बेंच के द्वारा आई, जिन्होंने क्या बोला कि सारे के सारे रेलेवेंट केसेस को उन्होंने एक्चुअली में जज किया, सारे के सारे रेलेवेंट केसेस को उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्या बोला कि एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है एक मैरिड गर्ल चाइल्ड में और एक अनमैरिड गर्ल चाइल्ड में, किसी भी रीजनेबल नेक्सस के द्वारा नहीं बट विदाउट एनी रीजन। और क्या बोला गया कि हर एक लड़की को, हर एक गर्ल को राइट है बॉडीली इंटेग्रिटी का, डिग्निटी का और अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइस का। तो वो एक गर्ल चाइल्ड का विश है कि कब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, कब वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है, कब वो नहीं देना चाहती। एवरी फीमेल हैज अ राइट टू हर बॉडीली इंटेग्रिटी, डिग्निटी और रिप्रोडक्टिव चॉइस। पार्लियामेंट जो है उन्होंने इंक्रीज कर दी है एज फॉर गिविंग कंसेंट, जो कि 16 से 18 साल कर दी है। तो जो एज 15 साल की एक्सेप्शन नंबर 2 में दी गई है वो अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, अनफेयर है और वायलेट करती है राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। एक्सेप्शन नंबर 2 ये बोलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर एक सेक्सुअल एक्ट अगर एक मैन अपनी वाइफ के साथ करता है उसको हम रेप नहीं मानेंगे अगर वो लड़की है 15 साल से कम। बट इस जजमेंट के बाद वो क्या कर दी गई, 18 साल से कम बोला गया कि हम उसको रेप नहीं मानेंगे। तो जो एज है इफ शी इज अबव 18 हम नहीं मानेंगे उसको रेप। सो एक्सेप्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल एक्ट होता है एक मैन का अपनी वाइफ के साथ, उसको हम रेप नहीं मानेंगे इफ शी इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि लैंडमार्क जजमेंट है और पूरे के पूरे देश को इस जजमेंट ने हिला दिया, निर्भया केस जिसको आप सब जानते हैं। एक्चुअली में उस केस का नाम है मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली। और क्या बोला गया इस केस में, एक 23 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट जो कि अपने घर रिटर्न कर रही थी आफ्टर मूवी विद अ फ्रेंड, उन्होंने एक बस ली।
बस पे शी वाज गैंग रेप्ड बाय 6 पीपल एंड वाज ब्रूटली असॉल्टेड। रेप के बाद शी अलोंग विद हर फ्रेंड वर थ्रोन आउट ऑफ द बस नेकेड। द गर्ल डाइड व्हाइल शी वाज बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन सिंगापुर। जजमेंट क्या आई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अवार्ड की डेथ पेनल्टी टू 4 ऑफ द अक्यूज्ड अमंग 6। एक जो थे वो जुवेनाइल थे, इसलिए उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा करेक्शनल होम भेजा गया, और जो दूसरे थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया जजमेंट से पहले ही। आफ्टर दिस केस द नीड टू अमेंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 375 वाज फेल्ट एंड इसीलिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को लेके आए गए। ठीक है, अंडर द न्यूली अमेंडमेंट एक्ट जो पनिशमेंट थी ऑफ रेप उसको मिनिमम 7 साल बनाया गया और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक करा गया। कोई भी मैन जो कि पुलिस ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है या फिर पब्लिक सर्वेंट है, मे बी इम्प्रिजन फॉर एटलीस्ट 10 साल इफ ही कमिट्स रेप। जहां पे रेप रिजल्ट करता है डेथ ऑफ द विक्टिम या फिर वेजिटेटिव स्टेट, जो कि हमने कहा पढ़ा है सेक्शन 376A, वहां पे जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके डेथ तक बनाई गई। पनिशमेंट फॉर गैंग रेप को भी मिनिमम 10 साल की रखा गया। तो निर्भया का केस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट है, ये हम सब ने न्यूज में सुना है स्टूडेंट्स। और इस केस में क्या हुआ था कि बेचारी वो लड़की जो है उसकी जो आइडेंटिटी है निर्भया, वो उसकी एक्चुअल नाम नहीं है, ये भी एक अनोनिमस नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, आपको विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। तो यही हुआ था इस केस में भी। अब अजमेर रेप केस 1992 के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडिया का बिगेस्ट केस है जहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। इंसिडेंट जो हुआ था अजमेर में हुआ, राजस्थान में। इन दिस केस जो एक ग्रुप ऑफ मेन थे वाज फाउंड टू बी टारगेटिंग यंग गर्ल्स। फर्स्टली फारूक चिश्ती, उन्होंने एक गर्ल जो कि सोफिया थी फ्रॉम सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, उनको कैप्चर करी उनकी कुछ ऑब्सीन फोटोज। आफ्टर दैट उन्होंने उसको ब्लैकमेल किया बोलते हुए कि वो पूरी पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को दिखा देंगे। इन टाइम अदर गर्ल्स वर आल्सो रेप्ड एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। ये एक साइकिल थी जो कंटिन्यू हो रही थी बार बार। जो इंसिडेंट था केम आउट फ्रॉम आफ्टर नवज्योति, अ लोकल पेपर, जो जिन्होंने पब्लिश किया कुछ न्यूड इमेजेस or story that spoke about the school students being blackmailed by local gangs. At last, 18 serial offenders were charged in the court. 8 out of them were convicted for life and 4 को acquit किया गया 2001 में। अब बात करते हैं मुंबई गैंग रेप 2013 के बारे में। इस केस को हम लोग फेमसली कैसे जानते हैं, शक्ति मिल्स गैंग रेप केस भी जानते हैं। 2013 में एक 22 ईयर ओल्ड फोटो जर्नलिस्ट जो है उनका गैंग रेप किया गया बाय 5 पर्सन इंक्लूडिंग अ जुवेनाइल व्हेन शी हैड गॉन टू डिजर्टेड शक्ति मिल कंपाउंड नियर महालक्ष्मी इन साउथ मुंबई विद अ मेल कुलीग फॉर एन असाइनमेंट। वो अपने काम से वहां गई थी और उनका गैंग रेप हुआ। जो उनके कुलीग थे उनको मारा पीटा गया और उनको एक्चुअली में टाई कर दिया गया विद अ बेल्ट ड्यूरिंग द इंसिडेंट। जो 3 अक्यूज थे वो एडल्ट्स थे, वर हैंग टिल डेथ। जो जुवेनाइल थे उनको करेक्शनल फैसिलिटी में भेजा गया फॉर 3 इयर्स टू द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और उनको पनिशमेंट कितनी दी गई, 3 साल थी इन अ नासिक रिफॉर्म स्कूल। अब बात करते हैं हाथरस गैंग रेप उत्तर प्रदेश 2020। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस हुआ गया। तो बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ ये सितंबर 29, 2020 को हुआ। एज पर द रिपोर्ट्स एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि खेतों में काम कर रही थी, 4 लोग आए और उनको ड्रैग कर दिया उनके दुपट्टे से और उनका गैंग रेप किया। जो गर्ल है उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए और इंटेंसिव केयर में आईसीयू में उनको 2 हफ्ते के लिए रखा गया। At first, she was taken to the Chandpa police station where police rejected her claims and उनको और उनकी फैमिली को बहुत ह्यूमिलेट किया गया। Just before she died on 29 September 2020, she was moved to Delhi, but unfortunately, because of her injuries, she's come to death. अब आपको क्या डिस्कस करना है कि रेप क्यों होता है, क्या रीजंस है रेप के। ये कुछ चुनिंदा रीजंस हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। लो स्टेटस ऑफ वुमेन, जो वुमेन होती है वो गरीब होती है, बिकॉज ऑफ विच उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनअप्रोप्रिएट गाइडेंस इन सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में अभी भी हमारे यहाँ पे गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करी जाती, अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड करी जाती। अभी भी लोग सेक्स वर्ड यूज करते हुए बहुत ही घबराते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया। बट क्या समझने की जरूरत है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स, ये सारे वर्ड्स के बारे में आपको अपने बच्चों को, आपको सोसाइटी में अवेयरनेस लाना जरूरी है, जिससे कि बच्चों को ये पता हो कि क्या गलत है क्या सही है।
सही और गलत के बीच में उनको डिफरेंशिएट कराना बहुत जरूरी है। टच के बीच में उनको डिफरेंशिएट कराना बहुत जरूरी है कि क्या टच बैड टच होता है और कौन सा टच गुड टच होता है। तो बहुत सारे लॉस तो हैं हमारे यहाँ पे, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट जस्टिस नहीं मिलता। पब्लिक सेफ्टी लैक करती है। इवन दो हमारे यहाँ पे इतने लॉज है, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने ज्यादा सिस्टम्स हैं, बट एक्चुअली में फिर भी हम ये बोलेंगे कि जो पब्लिक सेफ्टी है वो लैक करती है। आज भी अगर एक लड़की घर वापस आ रही है रात को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो वो सेफ फील नहीं करती है। बहुत सारे लोग तो उसकी क्लोथिंग को ही ब्लेम करते हैं, उसने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हो गया, उसने लोगों को एक्साइट किया, उसने लोगों को ये किया वो किया। तो कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सोच से। अगर आपका गिल्टी माइंड था तभी आप किसी के साथ ऐसा काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है, और अभी भी पुलिस जो हमारा सेक्टर है उसमें मेल डोमिनेंस है। ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि रेप क्यों होते हैं। बट ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है कि रेप क्यों होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट इज नो बाय अ गर्ल एंड व्हाट इज नॉट नो बाय अ गर्ल। बॉडीली इंटीग्रिटी उनका जो राइट है, लोग जबरदस्ती करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, एक नो का मतलब नहीं समझते। ये सब अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं कि रेप क्यों होते हैं। अब क्या समझना है, कुछ प्रोविजंस रिलेटेड टू रेप समझना जरूरी है कि आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते एक विक्टिम की जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेट करती है। सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी कहता है। स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर में ये सेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सेक्शन को ऐड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के द्वारा, जो कि क्या कहता है, किसी भी रेप विक्टिम का अगर आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। 164A ये बोलता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप। तो कोई भी अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको ही कंडक्ट करना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन, चाहे वो एम्प्लॉयड है इन अ हॉस्पिटल रन बाय अ गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। और कोई भी विक्टिम जो है उनको भेजना चाहिए ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास विद इन 24 आवर्स, जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सच एन ऑफेंस। सेक्शन 327 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, कोर्ट टू बी ओपन। तो बेसिकली सबसेक्शन 1 में जो भी दिया गया है रिगार्डिंग द इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ रेप, जो कि ऑफेंसेस है अंडर 376A B C D ऑफ आईपीसी, तो क्या बोला गया कि इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको इन कैमरा करना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओपन फॉर द पब्लिक एट लार्ज, बट इट शुड बी इन कैमरा विद इन द क्लोज बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट ही होना चाहिए। और जो प्रिसाइडिंग जज है अगर उनको लगता है, अगर जरूरी है, तो एक एप्लीकेशन पे ऑन ईदर ऑफ द पार्टीज वो किसी भी पर्सन को अलाउ कर सकते हैं टू हैव एक्सेस या फिर टू रिमेन इन द रूम और बिल्डिंग जहाँ पे ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हो रही है, तो ऑन द एप्लीकेशन ही वो अलाउ कर सकते हैं। अब समझना है हमें सेक्शन 370 जहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो क्या समझना है, whoever for the purpose of exploitation of person, शोषण करने के लिए, कैसे, फिजिकल, सेक्सुअल, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, किडनी बेच दी किसी की, किसी को स्लेवरी कर रहे हो। एक्सेसरीज क्या है, आप रिक्रूट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, हार्बर करते हो या ट्रांसफर करते हो या रिसीव करते हो, कैसे करते हो, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज द मैनर, आप थ्रेटन करते हो, फोर्स करते हो, अबडक्ट करते हो, फ्रॉड करते हो, डिसीव करते हो, या फिर अपनी पावर का अब्यूज करते हो या सामने वाले को क्या करते हो, इंड्यूस करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो। ठीक है, इसमें कंसेंट जो है वो इमटेरियल है। स्टूडेंट्स, इसकी फोटो ले लो या फिर इसका प्रिंट आउट ले लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को इस तरीके से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा सेक्शन है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई भी किसी भी पर्सन का शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे, फिजिकली, सेक्सुअली, स्लेवरी या फिर उसके बॉडी ऑर्गन्स को रिमूव करता है। और एक्सेसरीज क्या है, कैसे कर रहा है, कंडक्ट क्या है, रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है, और किस तरीके से करता है, थ्रेटन करता है, फोर्स करता है, कोर्जन करता है, अबडक्शन करता है, फ्रॉड करता है, डिसीव करता है, अपनी पावर को मिसयूज करता है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रैफिकिंग कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है। इंग्रेडिएंट्स जो कि दिए हुए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, वो क्या है कि आप किसी पर्सन को भी बेचते हो, खरीदते हो, या फिर जो भी हो रहा है ये अक्यूज पर्सन के द्वारा हो रहा है, ये उस पर्सन की विल के अगेंस्ट हो रहा है, और इस पर्सन को आप फिजिकली, सेक्सुअली या फिर किसी भी तरीके से स्लेवरी की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो, आप उसका शोषण कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो पनिशमेंट्स हैं वो मैंने आपके लिए इस चार्ट के अंदर बनाई है।
अगर ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन हो रहा है तो 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा, ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 पर्सन हो रहा है तो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर हो रहा है अंडर 18 इयर्स ऑफ एज हो रहा है तो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ट्रैफिकिंग ऑफ अ मोर देन 1 माइनर हो रहा है तो 14 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है ऑफ ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर ऑन मोर देन 1 ओकेजन सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर नेचुरल लाइफ प्लस फाइन, अगर एक पब्लिक सर्वेंट या फिर पुलिस ऑफिसर है वो इन्वॉल्व है इस ट्रैफिकिंग में तो भी इम्प्रिजनमेंट फॉर नेचुरल लाइफ। इस चार्ट को भी आप याद कर लो तो आपको पनिशमेंट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या समझना है, बाकी जो सेक्शंस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड उनको एक बार समझ लेते हैं और इस चार्ट को ध्यान रखना। 370 ये बात करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन, तो जिस पर्सन की ट्रैफिकिंग हुई है आप उसको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, शोषण कर रहे हो। 371 बात करता है हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स, 372 बात करता है सेलिंग या फिर बाइंग ऑफ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन और 374 बात करता है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर की। अब इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। 370 ये बात करता है कोई भी नोइंगली या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि किसी भी माइनर को ट्रैफिक किया जा रहा है और इसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंगेज किया जाएगा किसी भी तरीके से तो उसको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल से लेके 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो whoever knowingly या फिर रीजन टू बिलीव कोई भी पर्सन जो कि ट्रैफिक्ड है उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है किसी भी तरीके से तो उसको सजा हो सकती है 3 साल तक की या फिर 5 साल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जो कि पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक चाइल्ड है अगर तो 5 से लेके 7 साल तक की, और अगर कोई नॉर्मल बड़ा बंदा है तो 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा प्रोवाइडेड है। 371 बात करता है अगर कोई भी हैबिचुअली डील करता है, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, बेचना, खरीदना, रिमूव करना, ट्रैफिक करना स्लेव्स के साथ तो उसको सजा क्या होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 372 बात करता है अगर आप सेल करते हो किसी भी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए तो बेसिकली अगर आप सेल कर रहे हो या फिर हायर पे या फिर अदरवाइज किसी भी बच्चा जो कि 18 साल से कम है उसको प्रोस्टिट्यूशन या फिर किसी भी इमोरल एक्ट के लिए आप उसको बेचते हो तो आपको सजा हो सकती है 10 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप खरीदते हो ऐसे ही बच्चे को, माइनर को जो कि 18 साल से कम है और आपकी इंटेंशन क्या है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन में या फिर कोई भी ऐसी सेक्सुअली इमोरल एक्ट में आप उसको एम्प्लॉय करो तो आपको सजा हो सकती है 10 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बाइंग और सेलिंग 372 एंड 373। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, अगर कोई भी अनलॉफुली किसी को कंपेल करता है उसकी विश के अगेंस्ट की वो लेबर की तरह एक्ट करे तो उसको सजा होगी 1 साल तक की या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 377 बात करता है स्टूडेंट्स अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में। तो अगर कोई भी वॉलंटरली, विलिंगली कार्नल इंटरकोर्स कर रहा है, फिजिकल, बॉडीली या सेक्सुअल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अब हमारे नेचर के हिसाब से क्या माना जाता है कि मैन और वुमन के बीच में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, बट अगर कोई भी विलिंगली कार्नल इंटरकोर्स करता है, फिजिकल, बॉडीली या सेक्सुअल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर तो हम उसको अननेचुरल ऑफेंस बोलते हैं, अननेचुरल सेक्स बोलते हैं। तो अगर कोई भी वॉलंटरी इंगेज करता है इन कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन, सो इट कैन बी अ मैन विद मैन, अ वुमन विद वुमन या फिर विद एनी एनिमल या फिर अ मैन विद वुमन भी हो सकता है बट अननेचुरल सेक्स हो रहा है तो सजा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब जो फेमस केसेस है इनकी वो बात कर लेते हैं। नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का एक केस है। यहाँ पे इस केस को सुना गया था डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। ये एक रिनोन्ड डिसीजन है जिसने रूल किया कि कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है वो अपने आप में एक क्राइम नहीं है और criminalizing this thing will violate their fundamental right, जो कि उनको किसने गारंटी किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। इस डिसीजन ने ओवरटर्न किया एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज। फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक्चुअली में रिट पिटिशन फाइल करी गई दिल्ली हाई कोर्ट में बाय नास फाउंडेशन जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ था जो कि एचआईवी और एड्स पेशेंट्स के बारे में काम करता था। उन्होंने क्या क्लेम किया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बोला ये कि आप इसको डीक्रिमिनलाइज कर दो क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है।
सेक्शन 377 वर्बैटम अगर बात करी जाए तो बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस की और डिसरिगार्ड करता है सारे टाइप की सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट हेटेरोसेक्सुअलिटी को। नास फाउंडेशन ने आर्ग्यू किया कोर्ट में कि जो सेक्शन है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन सिटीजन्स को गारंटीड है अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्होंने ये भी बोला कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजन they were unable to carry out their responsibilities and assess people who were suffering from HIV AIDS because जो लॉ है वो क्या बोलता है, होमोसेक्सुअलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बोलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया नास फाउंडेशन की प्ली को इन 2003 और क्या बोला कि दे लैक्ड लोकल स्टैंडिंग, बेसिकली उनकी कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस क्वेश्चन को रेज करें। जो एनजीओ थे वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने एक अपील फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट दे हैड द राइट टू फाइल अ मोशन एज अ पीआईएल एंड देन उन्होंने डायरेक्ट किया हाई कोर्ट कि आप इस केस को दोबारा से स्क्रूटनाइज करो। जो जजमेंट डिलीवर करी गई वो क्या थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट थे इशूड अ ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट विद अ वेरी लिबरल अप्रोच। उन्होंने क्या बोला कि जो ये लॉ है ये इन्फ्रिंज करता है प्रिवेसी ऑफ टू कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स व्हिच इज एन एसेंशियल पार्ट अंडर आर्टिकल 21। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि पीपल बेस्ड ऑन सेक्स वायलेट्स अनदर बेसिक फंडामेंटल, जो कि आर्टिकल 14 हमें गारंटी करता है कि हर एक पर्सन को राइट होना चाहिए अपनी मनमर्जी की चीज करने का और उनके पास ह्यूमन राइट्स भी हैं और उनका इक्वल एक्सेस भी उनके पास होना चाहिए। कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया पोर्शन ऑफ 377 बट पूरा का पूरा सेक्शन को वायलेट नहीं किया, पूरे के पूरे सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज नहीं किया बट कुछ पोर्शन को करा। कोर्ट ने क्या बोला, जो पोर्शन वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स वो कौन सा है, नॉन कंसेंसुअल नॉन विजाइनल इंटरकोर्स, उसको हमने स्टिल इलीगल बोला, बेस्टैलिटी इज स्टिल अ क्राइम। कोर्ट ने फर्दर क्या डिक्लेयर किया कि जो ये डिसीजन है ये रिमेन इन इफेक्ट अंटिल द पार्लियामेंट मेक्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू इट। तो बेसिकली कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट अ क्राइम बट अगर आप किसी भी एनिमल के साथ कुछ करते हो, बेस्टैलिटी करते हो, दैट इज स्टिल अ क्राइम। इस लैंडमार्क डिसीजन को देखते हुए बहुत सारे क्यूरेटिव पिटिशंस को फाइल किया गया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल क्लासेस ने आर्ग्यू किया कि जो ये पिटिशन है दैट द राइट टू प्रिवेसी डज नॉट ग्रांट द राइट टू कमिट एनी क्राइम। Many of them also argued that decriminalizing 377 of IPC would actually make a disaster when it comes to the question of institution or marriage, और जो young minds हैं they will be swayed towards homosexuality और society की growth है उसको disrupt करोगे आप, उसको hamper करोगे। अब बात करते हैं सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर वर्सेस नास फाउंडेशन के केस की। इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने बात करी, नास फाउंडेशन का जो डिसीजन था उसको अपील करा सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल करी गई। एप्लीकेंट जो थे सुरेश कुमार कौशल वो एक ऐसे इंटरवीनर थे, बहुत सारे इंटरवीनर्स भी इस एप्लीकेंट को सपोर्ट कर रहे थे इंक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स जिन्होंने क्या बोला कि इंडियन सोसाइटी उनके मॉरल्स, उनके कल्चर्स, उनके रिलीजियस बिलीफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये बोला कि 377 हार्म द एलजीबीटी कम्युनिटी पर्टिकुलरली होमोसेक्सुअल मेन। एप्लीकेंट्स ने ये भी कंटेंट किया कोर्ट के सामने बाय द डेफिनेशन शुड नॉट अंडरटेक द टास्क ऑफ लेजिस्लेटिंग, जो कि पार्लियामेंट को छोड़ देना चाहिए। High Court was uncertain whether it was serving the law or reading it down. Therefore, it is a constitutional presumption in favor of the law as long as it is on the statute book. Question of whether the law is immoral or not, it should be decided by the parliament and not by the courts. ये contentions आई सब, ये सब इन्होंने argue किया। जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या आया, कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि सेक्शन 377 जो है does not raise risk of arbitrary enforcement against specific groups on its face. जो रीजनिंग दी गई ऑफ द लॉ दैट ओनली क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर एंड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स। और क्या बोला गया कि हाई कोर्ट जो है उन्होंने इग्नोर करा इस फैक्ट को कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कंट्री LGBT community have faced charges and prosecution under section 377 and therefore ये अपने आप में साउंड बेसिस नहीं होगा इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए। कंसर्निंग वेदर द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, जैसे कि हमारा राइट टू प्रिवेसी, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोर्ट ने क्या बोला, द मेयर फैक्ट दैट दिस सेक्शन इज मिसयूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर्स इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेक्शंस वायलेट्स। विदाउट कंडक्टिंग एनी एडिशनल एनालिसिस कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया कि सेक्शन 377 डज नॉट सफर फ्रॉम द वाइस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दिया। अब बात करते हैं हमारी एक और लैंडमार्क जजमेंट, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। पिटिशनर जो थे वो डांसर नवतेज सिंह जोहर
जर्नलिस्ट सुनील मेहरा, शेफ रितु दालमिया, होटलर्स अमन नार एंड केशव सूरी एंड बिजनेस वुमन आयशा कपूर। जो फैक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे थे कि जो सेंट्रल इश्यू बात कर रहा था was like all the other cases it was constitutionality of section 377 के बारे में बात हो रही थी। नवतेज सिंह जोहर जो कि एक डांसर थे who was identified as a member of the LGBT community, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में 2016 में seeking recognition of the right to sexuality, right to sexual autonomy और right to choose a sexual partner as partner of the right to life guaranteed by article 21 of the constitution। उन्होंने ये भी बोला कि आप सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए। जो पिटिशनर थे उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 377 वायलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। और क्या बोला, फेलिंग टू डिफाइन कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। कोई भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है या रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है बिटवीन नेचुरल एंड अननेचुरल कंसेंचुअल सेक्स। यहाँ पे कंसेंचुअल की बात हो रही है, नेचुरल और अननेचुरल के बीच में कोई भी फर्क नहीं है एज पर हिम। अमंग अदर थिंग्स पिटिशनर ने ये भी कंटेंट किया कि सेक्शन 377 जो है वो वायलेट करता है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि जहाँ पे आप बात करते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट लेस्बियंस, गेज एंड अदर फॉर्म्स फ्रॉम द कम्युनिटी, जहाँ पे वो अपने सेक्स ओरिएंटेशन के हिसाब से पार्टनर को चूज करना चाहते हैं। 377 अपने आप में एक ब्लेटेंट वायलेशन है आर्टिकल 19 के भी, और ये रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को कि वो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को अपनी स्पीच के द्वारा अपने रोमांटिक पार्टनर को डिसाइड ना कर पाए। जो क्रिमिनल प्रोविजन है वो वायलेट करता है प्रिवेसी ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, और उनको फोर्स करता है कि वो सोसाइटी में ह्यूमिलेशन से ही रहे और उनको सोसाइटी एक्सक्लूड ही करके रखे। सर्टेन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस बॉडीज और बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ने भी एप्लीकेशंस फाइल करी टू इंटरवीन इन दिस केस। यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या असर्ट किया कि जो क्वेश्चन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377, इसको हम विजडम ऑफ कोर्ट पे छोड़ते हैं। जजमेंट जो कि डिलीवर करी गई उसमें क्या हुआ, व्हाइल रिव्यूइंग द डिसीजन इन सुरेश कुमार कौशल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोट किया कि स्मॉल माइनॉरिटीज रीजनिंग टू डिनाई एलजीबीटी कम्युनिटीज फंडामेंटल राइट्स and it made no distinction between consensual and non-consensual sexual practices between adults। इस रिगार्ड में कोर्ट ने क्या बोला, a distinction must be made between consensual relations of adults in private, whether heterosexual या फिर homosexual in nature। Further, consensual adult relationships could not be classified along with sodomy, bestiality या फिर non-consensual relationships। कोर्ट ने एग्जामिन किया सेक्शन 377 को इन लाइट ऑफ हमारे आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। कोर्ट ने रिलाई किया नालसा के डिसीजन पे और ग्रांट किया ट्रांसजेंडर पीपल को भी इक्वल लीगल प्रोटेक्शन टू एस्टैब्लिश येट अगेन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, और क्या बोला कि जो इंटेग्रल पार्ट है पर्सनल की पर्सनालिटी का, और केएस पुट्टुस्वामी का जो हमारा डिसीजन है जो रिकॉग्नाइज करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रिवेसी एंड ऑटोनॉमी और राइट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन अपने आप में बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है ऑफ राइट टू प्रिवेसी। और क्या कंक्लूड किया कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि इट इज इंपेरेटिव टू वाइडन द स्कोप ऑफ राइट टू सेक्सुअल प्रिवेसी, जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी इंक्लूड करता है। इन एडिशन उन्होंने क्या बोला कि शाफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड शक्ति वहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो केस है, जो कि ग्रांट करता है अडल्ट्स को राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर ऑफ हिज और चॉइस, ये अपने आप में एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंडिविजुअल की लिबर्टी का, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम का। रिगार्डिंग द इंटरैक्शन ऑफ मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कोर्ट ने क्या बोला कि क्वालिटेटिव अजम्पशन होना चाहिए पब्लिक और सोसाइटल मोरालिटी को लेके, और आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है एलजीबीटी कम्युनिटी को, और उनको सब्जेक्ट नहीं करना है प्रोसिक्यूशन को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट। एंड आपको क्या देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में भी देखना है और स्टेट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट भी देखना है। इसीलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू प्रिवेसी मस्ट बी एडहियर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगैलिटी और लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट और रीजनेबिलिटी। ठीक है, 5 जज बेंच ने यूनानिमसली क्या बोला कि उन्होंने बोला सेक्शन 377 अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और रीड डाउन किया सेक्शन 377 टू द एक्सटेंट कि कंसेंसुअल सेक्सुअल कंडक्ट हो सकता है एडल्ट्स के बीच में प्राइवेट में, चाहे वो सेम सेक्स का हो या फिर ना हो। कोर्ट हाउएवर क्लैरिफाइड दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री, वॉलंटरली, फ्री ऑफ ड्यूरेस या फिर कोर्सशिप। तो बेसिकली 377 का वो वाला पार्ट जहां पे आप कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो एक प्राइवेट प्लेस में, अब वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है।
चाहे आप किसी के साथ भी करो। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने बात करी किस किस के बारे में। हम लोगों ने आज बात करी रेप के बारे में, हम लोगों ने बात करी रेप के बारे में, सेक्शन 375 के बारे में, सेक्शन 376 सब क्लॉज 1 के बारे में एंड 376 सब क्लॉज 2 के बारे में जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताता है। देन हम लोगों ने क्या बात करी, हम लोगों ने मॉडेस्टी डिस्कस किया, हम लोगों ने 376 ए बी सी डी बात करी, ठीक है। और हम लोगों ने क्या बात करी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि अगर 376 ई में आप पनिशेबल हो गए अगर आप एक रिपीट ऑफेंडर हो। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके रिलेटेड सेक्शन 370 371 जहां पे आप क्या करते हो, हैबिचुअली डील करते हो इन स्लेवरी। 372 सेल करते हो, 373 बाय करते हो किसी माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, 374 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। एंड उसके बाद हम लोगों ने बात करी अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में सेक्शन 377 में। बहुत सारे केस लॉज डिस्कस करे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट्स हमने आज के इस सेशन में डिस्कस करे। कल के आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट है हमारे चैप्टर नंबर 16 के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मजा आया हो और कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हुए हो, कुछ आप लोगों को मदद हुई हो मेरी तरफ से। तो इन चार्ट्स को आप लोग ध्यान रखें, इन एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, उसके बाद इन चार्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग हमारी लॉ पीडब्ल्यू की ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें एंड आप लोग वहां पे जाके आईपीसी सिलेक्ट करके मेरी इन लेक्चर्स को दोबारा सुन सकते हैं, डीपीपीज भी सॉल्व कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन करके आप लोगों को मिल सकते हैं रीसेंट अपडेट्स, डेली अपडेट्स मिल सकते हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।